हेलो दोस्तों, आज हमारा ये पीओ का 7वां मॉक टेस्ट है और इससे पहले 6th मॉक टेस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आपने मॉक टेस्ट देखा भी होगा। तो वो किस तरह का मॉक टेस्ट है, उसका लेवल क्या है क्वेश्चंस का, ठीक है, उसमें रिसेंट केस लॉ से रिलेटेड। तो वो आपको कैसा लगा है देखकर, वो कमेंट में कुछ आ भी रहे हैं कमेंट्स, अच्छा बताया है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में एस्पिरेंट्स ने ये बताया कि उसमें आंसर उसका कुछ और होना चाहिए था, तो उनको सही बता दिया गया है। तो अब ये 7th लॉ है, 7 टेस्ट है आपका। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले स्टार्ट करने का तरीका आपको बता दिया है। ओएमआर शीट अपनी ले लीजिए या ब्लैंक पेज ले लीजिए और उस पर 1 से 100 तक के क्वेश्चन आपको दिखाई जाएंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आप कर लेना, देख लेना इसको और पेपर सॉल्व कर लेना। उसके बाद आपको तुरंत ही फिर मिलाया जाएगा। तो 1 से 100 तक के क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक। आप अपना जो वॉल्यूम है उसको कम कर लेना और आपको क्वेश्चन सारे दिखाए जा रहे हैं। और इसमें देखो, इस बार क्वेश्चन बनाने में टाइम लगा है क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो स्टार्ट किया था पिछले टेस्ट से। तो इंग्लिश के साथ में उसको कोरिलेट करना, मतलब साथ में इंग्लिश भी देना, उनका ट्रांसलेशन देना, तो उसकी वजह से टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है 100 क्वेश्चन बनाने में। ये चीज है और ये चीज आपको फ्री में मिल रही है ना, तो वो भी एक फायदेमंद है। अब यही चीज कुछ एस्पिरेंट्स को मतलब बहुत कोई 500 में, 1000 में, मतलब इस तरह से 2000 में, 3000 में, मतलब इस तरह से मिलती है। तो उस चीज का फायदा आपको यहाँ पर ये है कि बस क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा मिल जाएंगे। आप उनको भी लेंगे तो भी, और फिर ये आपको फ्री मिल ही रहे हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा, अगर आप कैपेबल हैं उन टेस्ट सीरीज को लेने के लिए तो वो भी ले लीजिए और प्लस यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा और मिल जाएगा। तो दोनों से ही फायदा हो जाएगा आपको, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लगाते हैं तो वहां पे एग्जाम एरर होने की जो क्वेश्चन होता है ना, कि आपने पढ़ा कुछ, आंसर कुछ और लगा दिया, भरना ए चाहते थे भर बी दिया है ऑप्शन में, इस तरह से जो क्वेश्चन में मिस्टेक्स वगैरह जो होती है सॉल्व करने में पेपर में, एग्जाम में, तो वो कम से कम होती हैं जो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ पर इसमें रिसेंट केस लॉ भी है 24 और 25 के, चारों सब्जेक्ट से हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, एविडेंस हो गया। और देखो करंट अफेयर, चूंकि देखो अब एक करंट अफेयर का वीडियो जनवरी से अक्टूबर तक का सोच रहे हैं उसको ले आए, तो बाकी आप कमेंट में बता देना कि आपको करंट अफेयर का भी वीडियो चाहिए कि नहीं। नवंबर का करंट अफेयर तो आपको वीडियो में मिल जाएगा, मतलब यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जो भी नवंबर की करंट अफेयर है वो शॉर्ट्स वीडियो के रूप में आपको चैनल पे मिल जाएंगे। और जनवरी से अक्टूबर तक की करंट अफेयर जो है वो कोशिश करेंगे कि एक वीडियो फुल करंट अफेयर की मिल जाए। और आईपीसी की फुल वीडियो, कंप्लीट वीडियो, एविडेंस की कंप्लीट वीडियो, ये भी जो है चैनल पे है। तो बाकी अगर आपको सीआरपीसी की कंप्लीट वीडियो या कॉन्स्टिट्यूशन की कंप्लीट वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो उस पर भी वीडियो बनाया जा सकता है, क्योंकि उसका कारण ये है कि अब जो सीआरपीसी है, अब पूछा तो नहीं जाएगा अब आगे कहीं, है ना। अब तो लेटेस्ट में जो है वो नए वाले ही कानून पूछे जाएंगे। तो ये आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, अब इनके आंसर मिला लिए जाते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्तमान में राष्ट्रपति कुल कितने व्यक्तियों को पार्लियामेंट में नॉमिनेट मतलब कर सकता है, नामित कर सकता है। तो इसका आंसर है बी, ठीक है ना, 12। पहले राज्यसभा में 12 थे और लोकसभा में 2 थे, तो अब 2 हटा दिए गए हैं, तो टोटल हो गए पार्लियामेंट में 12। उसके बाद में किस केस में आर्टिकल 31C के उस संशोधन को जो राज्य के सभी डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट प्रदान करता है,
मतलब ओवरराइड करता था उस पर, वो शून्य घोषित कर दिया गया था। तो ये केस था आपका मिनर्वा मिल्स का। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 का ए। किस एक का भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लेख नहीं किया गया है, तो 4 का डी। सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय में कहा गया कि राज्य सरकारें लोक सेवकों के खिलाफ बिना ठोस कारण के निलंबन अवधि को अत्यधिक नहीं बढ़ा सकती हैं, सस्पेंशन जो पीरियड होता है। तो 5 का हो गया बी, राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब स्वीकार किया था, तो 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट है उद्देशिका में पद भारतीय गणतंत्र का संदर्भ क्या है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है ना, गणतंत्र। तो ये है इसका 7 का डी। नेक्स्ट है विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि हम भारत के लोग में, यह विचारधारा व्यक्त की गई थी। तो ये था आपका केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का मामला। ठीक है ना, 1973 का। उसके बाद में नेक्स्ट है किस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को डिजिटल डेटा के दुरुपयोग मिसयूज से प्रोटेक्टेड करने पर जोर दिया था, तो ये एक्स वर्सेस स्टेट डिजिटल प्राइवेसी केस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है किस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण सीमा 50% से जो अधिक है वो केवल विशेष परिस्थितियों में ही पार कर सकती है, तो ये है आपका मराठा रिजर्वेशन रिव्यू केस। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है भारतीय संविधान है तो वो लिखित में है और भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, तो यहाँ पर 11 का हो गया बी, 2 और 3। उसके बाद नेक्स्ट है भारत की संसद में होते हैं, तो संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तो 1 2 3, तो 12 का ए। उसके बाद में नेक्स्ट है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार की बात कह रहा है तो BN राव। प्रारूप समिति के सदस्यों में कौन सम्मिलित था, तो यहाँ पर N गोपाल स्वामी अय्यर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, 1 और 3। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है किस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि IPC की धारा 300 में जो आशय और ज्ञान इन दोनों में अंतर स्पष्ट रूप से साबित होना चाहिए, तो यह स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस दिनेश। ठीक है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, ठीक है, तो ये है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। उसके बाद नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है, तो यहां पर 14 दिन पूर्व। नेक्स्ट है संविधान की अनुसूची से संबंधित है ये, तो यहां पर आपको मैचिंग करना है। तो जो चौथी अनुसूची है वो है आपकी राज्यसभा में सीटों का आवंटन, छठी जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, 8वीं भाषा, 9वीं भूमि सुधार। 3 4 2 1, आंसर हो गया सी। उसके बाद नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियमित की गई है, तो उपयुक्त सभी आर्टिकल्स में। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के जज का जो सैलरी है वो वित्तीय आपात के समय पर कम किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है ये आप आर्टिकल 360 देखेंगे, उसका 4th क्लॉज वहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है संविधान का आर्टिकल 16 क्लॉज 4A जो प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करता है, तो वो किसके रिजर्वेशन की बात करता है, SC ST दोनों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है 2025 का निर्णय है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करते समय ट्रिपल टेस्ट का पालन करना अनिवार्य है।
तो ये सोशल जस्टिस फोरम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2025 सुप्रीम कोर्ट का केस है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति का पद कितने दिन में भर दिया जाना चाहिए? 6 महीने में। ठीक है ना, आर्टिकल 62 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण यानी चाइल्ड अब्यूज से संबंधित है? तो 24th क्वेश्चन, 24th इसका आंसर, आर्टिकल 24। उसके बाद में नेक्स्ट है इंसैनिटी यानी उन्मत्तता जो होती है उसका मतलब क्या है? किसी कृत्य की प्रकृति को समझने में जो अक्षम होता है उन्मत्त व्यक्ति। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है कोई एक पर्स जिसमें करेंसी थी यानी मुद्रा थी वो पड़ा मिला, वह नहीं जानता था कि वो पर्स किसका है, बाद में उसे पता चल गया कि वो पर्स बी का है और फिर भी उसने उसे अपने लिए उपयोग कर लिया है, तो यहाँ पर वो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के लिए यहाँ पर दोषी होगा। नेक्स्ट है ए की हत्या के लिए बी का ट्रायल हो रहा है। सी ने कथन किया कि बी और सी ने मिलकर ए की हत्या की। न्यायालय में यानी कोर्ट में बी ने स्टेटमेंट दिया कि बी और सी ने मिलकर ए की हत्या की है। इस स्थिति में कौन सा एक कथन स्टेटमेंट जो है वो गलत है? तो यहाँ पर बी की अपराध स्वीकृति का पश्चातवर्ती सी के विरुद्ध विचार में विचार नहीं किया जा सकता, ये गलत है, किया जा सकता है। नेक्स्ट है धारा 30 से संबंधित है ये। नेक्स्ट है ए ने बी की प्रेजेंस में उसकी बहन का अचानक शील भंग किया और बी ने इसी वजह से ए पर हमला किया और ए मर गया था। सी जो कि ए से जो मर गया है उससे द्वेष रखता था और वह ए की मृत्यु कारित करने के अभिप्राय से ए पर हमला करने में बी की उसने सहायता करी थी। जो हमला हुआ है बी ने जो ए पर हमला किया है, इस हमले में सी ने बी की सहायता की थी। तो इस स्थिति में जो सी जो है वो क्योंकि उससे द्वेष भी रख रहा था और मृत्यु कारित करने के आशय से उसने सहायता की है, तो इसलिए सी जो है वो हत्या का दोषी है, किंतु बी जो है वो आपराधिक मानववध का दोषी है। ठीक है ना, जो 300 के एक्सेप्शन है उसमें आएगा वो। उसके बाद में नेक्स्ट है एक सत्र न्यायालय ने एक व्यक्ति ए और एक 15 वर्ष के लड़के बी, इन दोनों को ही धारा 303 के अंतर्गत दोषी पाकर दोनों को आजीवन कारावास का दंड दिया। इस स्थिति में निम्न प्रश्नों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर जो सेशन कोर्ट का जो आदेश है वो पूर्णतः इलीगल है। ठीक है। नेक्स्ट है ए और बी ने समूह बनाकर अपना झगड़ा बल प्रयोग से निपटाने के लिए एक दूसरे पर घातक शस्त्रों से हमला किया, दोनों पक्षों को गंभीर चोटें आई। तो इस स्थिति में ए और बी अपने अपने कृत्यों के लिए दोषी हैं। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 31। एक न्यायालय ने अपने अधिकारी ए को आदेश दिया कि वे च को बंदी बना ले। ए ने उचित जांच करने के बाद यह विश्वास करके कि ट ही च है, ट को बंदी बना लिया। इस स्थिति में कोई अपराध ए ने नहीं किया। ठीक है ना, सेक्शन 76। नेक्स्ट है 326 आईपीसी जो डेडली वीपन्स यानी घातक हथियारों के साथ में गंभीर चोट पहुंचाना, इसके अंतर्गत जो अपराध है वो कैसा है? एजमान की अपराध है या मतलब आजीवन कारावास के लिए उसमें दंड मिल सकता है या 10 वर्ष के कारावास और अर्थदंड से दंडनीय हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल किया जाएगा इसका। नेक्स्ट है एक अभियोग पत्र प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट को ज्ञात हुआ कि प्रकरण जो है मामला जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ही विचारणीय है, उसके द्वारा की गई निम्न कार्रवाई विधि सम्मत है। ठीक है, तो ये बतानी कौन सी कार्रवाई विधि सम्मत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो उसने अभियोगी को यानी जो अभियुक्त है उसको उसके समक्ष मतलब यहाँ पर उसके समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और उनके शपथ पर कथन अंकित किए। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है ए मतलब एक भीड़ ए पर घातक शस्त्र
से हमला करती है। ए अपने बचाव में गोली चलाता है, गोली से भीड़ में सम्मिलित एक निर्दोष बालक की मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति में यहाँ पर ए ने कोई अपराध नहीं किया है। सेक्शन 106। ए को ए के घर के द्वार की चाबी मिल जाती है जो ऐसे खो गई थी, और वह उस चाबी से द्वार खोलकर ए के घर में गृहतिचार करता है। प्रवेश करके गृहतिचार करता है। इन्हें कौन सा अपराध किया है? ठीक है, तो यहां पर गृह वेदन का अपराध किया है। उसके बाद में नेक्स्ट है, ए सी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में गुड फेथ में कहता है सी की पुस्तक अश्लीलतापूर्ण है, वह अवश्य ही अपवित्र विचारों का व्यक्ति है होना चाहिए। क्या धारा 500 के अंतर्गत में ये मानहानि है? तो यहां पर ये मानहानि नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है, ए को सी का एक सरकारी वचन पत्र मिलता है जिस पर निरंक पृष्ठांकन है। ए यह जानते हुए कि वचन पत्र सैका है, उसे ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बैंकर के पास इस इंटेंशन से गिरवी रख देता है कि वह 1 सप्ताह के अंदर उसे सै को प्रत्यावर्तित कर देगा, यानी लौटा देगा। तो यहां पर वह आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी है। उसके बाद में नेक्स्ट है, 511 किस पर लागू नहीं होती है? तो 511 जो लागू नहीं होती है वो हत्या करने का प्रयत्न पर लागू नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए अलग दंड है। ठीक है ना। ए सी को घोरपति करने के भय में डाल करके बेईमानी से सी को उत्प्रेरित करता है कि वह कोरे कागज पर सिग्नेचर कर दे या अपने सील लगा दे और उसे ए को डिलीवर कर दे। सी उस कागज पर सिग्नेचर करके उसे ए को डिलीवर कर देता है। तो किसके भय में डाला है? घोरपति के भय में डाला है यहाँ पर उसने। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा हो गया? एक्सटॉर्शन। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, ए और बी जो भारतीय वायुसेना कैडेट हैं, जोधपुर के हवाई अड्डे से एक वायुयान कमांडेंट के प्राधिकार के बिना उसे एक वायुयान मतलब जो है वो कमांडेंट के प्राधिकार के बिना हटा देते हैं और उसको पाकिस्तान की ओर उड़ा ले जाते हैं। तो एक कौन सा अपराध हो गया है यहाँ पर? चोरी का। ठीक है। उसके बाद में केएन मेहरा वाला जो केस है इसमें उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है, ए सी की संपत्ति के बिना और सी की क्षति वह क्षोभ कारित करने के आशय से एक कुत्ते को सी पर झपटने के लिए भड़काता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? तो आपराधिक बल का प्रयोग। नेक्स्ट है, बी पर झ आघात करता है, अटैक करता है मतलब हमला करता है। बी को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आ जाता है। ए जो निकट ही खड़ा हुआ है बी के क्रोध का लाभ उठाने और उससे जय का वध करने के आशय से उसके हाथ में एक छुरी उस प्रयोजन के लिए दे देता है। बी उस छुरी से सी का वध कर देता है। तो ए किस अपराध के लिए यहाँ पर दोषी है? तो ए यहाँ पर जो है वो हत्या के लिए दोषी है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, 2024 में किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 304 बी में जो निकट समय है उसमें उसका परीक्षण जो वो लचीला है। ठीक है ना। इसको थोड़ा कठिन रूप में, कठोर रूप में नहीं लेना चाहिए। जो मृत्यु के कुछ समय पूर्व की बात होती है, जो निकट समय जो होता है, ठीक है, तो उसकी बात कही गई है। तो ये निधि वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2024 के बाद में की गई। स को गे की हत्या करने को उकसाने के लिए बे को ए कहता है। ठीक है ना। ए बे को कहता है स को सी की हत्या करने को उकसाने के लिए। अब बे तदनुकूल सी की हत्या करने के लिए स को उकसाता है। ठीक है ना। और बे के उकसाने के परिणाम स्वरूप स उस अपराध को करता है। तो ए किसके लिए दोषी है यहाँ पर? तो ए दुष्प्रेरण के लिए यहाँ पर दोषी होगा, हत्या का दुष्प्रेरण। शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार स्वतंत्र स्वेच्छापूर्वक मृत्यु कारित करने का अधिकार प्रदान करता है। यदि जो घटित अपराध है वो जब मृत्यु कारित की जाएगी ऐसी युक्त आशंका पैदा करता है। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है,
एक लोहार डाकुओं की एक टोली के द्वारा अभिकृत किया जाता है और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा अपने औजार लेकर बी के घर का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है। डाकू, जिनकी संख्या 10 है, वो घर में प्रवेश करते हैं, बे का धन और आभूषण लूट लेते हैं और बे के पुत्र का वध कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है ए ए किस चीज के लिए यहाँ पर दोषी होगा? तो ए किसी भी अपराध का यहाँ पर दोषी नहीं है। नेक्स्ट है कि एक भरी हुई पिस्तौल से लैस होकर और बी खाली हाथ लूट करने के उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में सी की दुकान पर जाते हैं। ए दुकान के अंदर जाता है और संपत्ति को ले जाने में सी के द्वारा प्रतिरोध किए जाने पर उसको गोली मार देता है। सी तुरंत मर जाता है। तो यहाँ पर ए के किन कृत्यों के लिए बी दायित्व के अधीन है? तो लूट और हत्या दोनों के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है ए एक भारतीय नागरिक इंग्लैंड में जाकर एडल्ट्री, जो उस देश में अपराध नहीं है, वो करता है। तो कथित अपराध का विचारण किस कोर्ट के द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ पर भारत के किसी भी स्थान में स्थित किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में जहां अभियुक्त पाया गया हो। उसके बाद में नेक्स्ट है कौन सी वस्तु चोरी की संपत्ति नहीं कही जाएगी? तो छल द्वारा जो प्राप्त संपत्ति है वो चोरी की संपत्ति नहीं होती है। बीएनएस में अब इसको रखा गया है। नेक्स्ट है कोई उपति घोर उपति कहलाती है जिसके कारण उपत व्यक्ति जो वो 20 दिन, ठीक है ना, 20 दिन तक, अब इसमें भी चेंज कर दिया गया है बीएनएस में। सीआरपीसी की धारा 198 के अंतर्गत में कोई न्यायालय धारा 497 और 98 में दंडनीय अपराध का संज्ञान किस व्यक्ति के परिवार पर करेगा? तो यहाँ पर स्त्री का जो पति रहेगा उसके। उसके बाद नेक्स्ट है किस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 376 2N जिसमें बार बार दुष्कर्म के बारे में बताया गया है, बलात्कार के बारे में, तो उसमें प्रत्येक कृत्य का स्वतंत्र मूल्यांकन जरूरी है, ठीक है ना। तो ये किस केस में कहा गया था? तो एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2025। उसके बाद नेक्स्ट है किस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 34 आईपीसी में कॉमन इंटेंशन का अनुमान केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी लगाया जा सकता है? तो किस केस में कहा था? अनिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के केस में। नेक्स्ट है ये एक मैगजीम है ऑर्टेफाइज एक्विट और ऑर्टेफाइज कन्विक्ट, है ना। तो ये किस सेक्शन से रिलेटेड है? सीआरपीसी की धारा 300 से। उसके बाद में नेक्स्ट है कौन मजिस्ट्रेट आदतन लुटेरे या गृहवेदक को अपने सदाचार के लिए प्रतिभूति सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है? तो कौन दे सकता है? तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो दे सकता है। नेक्स्ट है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 313 सीआरपीसी के में जो बयान दर्ज किए जाते हैं, कथन जो होते हैं, उनमें अगर कोई कमी होती है 313 के अंतर्गत, तो वहां पर जजमेंट जो वो अपने आप में अमान्य नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात कही थी स्टेट ऑफ केरला वर्सेस अबू बकर के केस में। नेक्स्ट है समन की तामील जो किस प्रकार की जाती है? तो किसी भी तरीके से की जा सकती है। नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 95 के अंतर्गत की गई संप्रत की घोषणा को अपास्त करने के लिए आवेदन जो है वो किस कोर्ट में किया जाएगा? तो हाई कोर्ट में, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या है? वे सभी अन्य अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में नहीं बताए द्वारा जमानती अपराध नहीं बताए गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है किस मामले में स्टे ऑर्डर के दौरान ट्रायल रोकने के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है? तो यहाँ पर सीबीआई वर्सेस राघवेंद्र राव 2025 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। ये सब सुप्रीम कोर्ट के केस हैं जो भी बताए गए हैं। धारा 438 और 39
कि जो प्रावधान है सीआरपीसी में वो एक समान बात उन दोनों में ये है कि दोनों में जो है इस प्रावधान के अधीन कोई भी आदेश केवल हाईकोर्ट द्वारा ही पारित किया जा सकता है। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है धन प्रक्रिया संहिता के अधीन एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है जो अजमानती और संज्ञेय अपराध करने का आरोपी है। ठीक है, यहाँ पर जो सेक्शन 43 है उससे रिलेटेड है ये। कोई भी प्रतिभूति जिसके दिए जाने के लिए सीआरपीसी के चैप्टर 8 के अधीन जांच के बाद में किसी व्यक्ति को आदेशित किया जा सकता है, वह उतनी ही रकम के लिए होगी जो पूर्व में धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश में निर्दिष्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है, कोई पत्नी है जो धारा 125 सीआरपीसी के अधीन अपने पति से भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होगी। कब नहीं होगी? यदि वे म्यूचुअल कंसेंट से अपने पति से अलग रह रही है, भले ही अपना भरण पोषण करने में वो असमर्थ है। नेक्स्ट है, धारा 145 के अधीन आदेश किसके संबंध में दिया जा सकता है? तो यहाँ पर है किसी भूमि या जल की जिसके अंतर्गत फसलें व भूमि की उपज या लाभ सम्मिलित है। उसके बाद में नेक्स्ट है, यह सही नहीं है कि मजिस्ट्रेट धारा 146 सीआरपीसी के अधीन विवाद की विषय वस्तु को कुर्क कर सकता है। तो ये कही गई थी जांच के बाद में यदि वह पाता है कि किसी भी पार्टी का कब्जा विवाद की विषय वस्तु पर नहीं था। नेक्स्ट है, किस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 167(2) सीआरपीसी में डिफॉल्ट बेल अभियोजन की देरी के कारण उस आरोपी का अधिकार बन जाती है। ठीक है, तो ये बात कही गई थी रोहित कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2024। यह कहना सही है कि किसी अपराध का संज्ञान किसके द्वारा लिया जा सकता है? तो यहां पर वो है किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, अभियोजन की पूर्व स्वीकृति संबंधी धारा 197 सीआरपीसी के अधीन संरक्षण किसको प्राप्त है? तो यहां पर सभी व्यक्तियों को। उसके बाद में नेक्स्ट है, कोई न्यायालय ऐसे किसी अपराध का संज्ञान उस अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति अथवा उसके संबंधी जो रक्त, विवाह या दत्तक से संबंधित हैं उनके द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, जबकि वह अपराध जो है वो सम्मिलित हो धारा मतलब वो रिलेटेड हो धारा 498A आईपीसी के अधीन। उसके बाद में नेक्स्ट है, मजिस्ट्रेट किसी अपराध का परिवाद यानी कंप्लेंट प्राप्त होने पर परिवादी से अपने सब साथियों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा यदि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अन्यथा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि किसी कार्रवाई में अभियुक्त दोषी होने का अभिकथन करता है तो विचारण न्यायालय क्या करेगा? तो उसके अभिवचन के आधार पर उसको दोष सिद्ध करेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, वारंट मामलों की विचारण की प्रक्रिया समन मामलों की विचारण की प्रक्रिया से किस आधार पर अलग है? तो यहाँ पर वारंट मामलों में आरोप लगाने से पहले अभियोजन के प्रमुख साथियों की गवाही लेकर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, धारा 313 सीआरपीसी के अधीन अभियुक्त का ट्रायल करते हुए कोर्ट क्या कर सकता है? यहाँ पर अभियुक्त के प्रश्न को उत्तर देने हेतु विवश नहीं, अभियुक्त को मतलब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विवश नहीं कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, मैचिंग से रिलेटेड है, धारा 159 जो है वो रिफ्रेश द मेमोरी से संबंधित है।
154 हो गया पक्षद्रोही साक्षी हो गया, 60 का मौखिक साक्ष्य हो गया, 141 लीडिंग क्वेश्चन हो गया। ये आपका 3 4 2 1, 3 4 2 1 यानी बी हो गया आंसर 76 का। उसके बाद में नेक्स्ट है, वह कन्फेशन इनएडमिसिबल यानी अग्राह्य है जो अभियुक्त ने की है पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए एक डॉक्टर से की है। नेक्स्ट है, किस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 65B में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को दोहराया है? तो इसमें एस खान वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2025 सुप्रीम कोर्ट। न्यायिकेतर संस्वीकृति यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब क्या है? ऐसी कन्फेशन जो न्यायालय से बाहर हो, ठीक है ना। तो न्यायालय से बाहर इसमें आंसर जो है वो गलत होगा ना, डॉक्टर से की हुई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल में आएगी, पुलिस अधिकारी से की हुई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल में आएगी, है ना। तो ये क्वेश्चन में आंसर ये दोनों ही बनेंगे, ठीक है ना। ये दोनों ही इसमें आंसर है, पुलिस अधिकारी से की गई भी और डॉक्टर से की गई भी, ये दोनों ही एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में आती हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन सक्षम साक्षी नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहां पर जो इडियट पर्सन जो होता है या फिर लोनेटिक जो पर्सन होता है, दोनों ही, इडियट भी और लोनेटिक पर्सन जो उन्मत्त व्यक्ति होता है, दोनों ही सक्षम साक्षी नहीं है। नेक्स्ट है, पक्षद्रोही साक्षी का अर्थ क्या है? तो पक्षद्रोही साक्षी प्रतिकूल साक्षी जो होता है, ठीक है ना, हॉस्टाइल विटनेस। नेक्स्ट है, सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा। कारण क्या है? सह अपराधी विश्वास के योग्य नहीं है जब तक कि उसके साक्ष्य की तात्विक विशिष्टियों से संतुष्टि नहीं हो जाती। यानी 133 और 114 का दृष्टांत ए जो है इन दोनों से रिलेटेड है ये, ठीक है ना। दृष्टांत बी तो उससे रिलेटेड है ये। तो 82 का आंसर हो गया, दोनों सही है परंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है, वह कन्फेशन ग्राह्य है जो अभियुक्त ने की है। तो अभियुक्त ने अपनी आत्मा की भलाई की प्रेरणा में आध्यात्मिक सलाहकार से की है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, कश्मीरा सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का वाद किससे संबंधित है? तो सह अभियुक्त की संस्वीकृति से। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा के स्थान पर आईटी एक्ट 2000 के द्वारा उसको प्रतिस्थापित किया गया था? तो सेक्शन 39। नेक्स्ट है, कौन सा प्राइमरी एविडेंस है? कौन सा प्राइमरी एविडेंस है ये कह रहा है। तो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया गया डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस होता है। साक्ष्य विधि के प्रयोजन की दृष्टि से निम्नलिखित स्थितियों में से एक में किसी व्यक्ति का शील सुसंगत नहीं है। तो सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील, ये इररिलेवेंट है। नेक्स्ट है, कौन एक लोक दस्तावेज नहीं है? तो कौन नहीं है? एक अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा। तो वो मौखिक साक्ष्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन यदि स्वैच्छिक है तो अन्य साक्ष्य के साथ में विश्वसनीय हो सकती है। कारण न्यायिकेतर संस्कृति यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन साक्ष्य का एक कमजोर सूत्र है। तो दोनों ही इसमें जो है बात सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है, क्योंकि कमजोर है इसलिए अन्य साक्ष्य के साथ में वो उसकी संपुष्टि आवश्यक है। नेक्स्ट है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफिकेशन परेड को सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत में महत्वपूर्ण माना है? तो यहां पर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस रवि का केस है।
नेक्स्ट है एविडेंस एक्ट की धारा 57 के अधीन न्यायालय को न्यायिक अवीक्षक जुडिशियल नोटिस करनी होती है, तो किस किस की? तो यहाँ पर भारत में लागू सभी विधियों की। नेक्स्ट है न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत डॉक्यूमेंट में क्या शामिल है? तो यहाँ पर सारे ही डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आते हैं। नेक्स्ट है कुछ मामलों में जो कन्फेशन है उसका कोरोबोरेशन यानी संपोषण आवश्यक है। सभी मामलों में न्यायिकेतर संस्वीकृति का कोरोबोरेशन होना चाहिए, कारण ये कह रहा है। तो यहाँ पर दोनों सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या करने पर न्यायालय एविडेंस की धारा 113A के अधीन उपधारणा करेगा कि ऐसी आत्महत्या को उसके पति ने दुष्प्रेरित किया है। यदि पति ने, मतलब यदि यहाँ पर पत्नी को नहीं, इसका आंसर हो गया डी का मतलब हो गया 1 और 2, ठीक है ना। पत्नी ने आत्महत्या 7 वर्ष के भीतर की है, पत्नी पर अत्याचार यानी क्रूएल्टी की गई थी, तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में ग्राह्य है, सही बात है, ठीक है। इसकी ग्राह्यता का आधार आवश्यकता का सिद्धांत है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट है एडमिशन स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है। अच्छा, आंसर बताना है कि एडमिशन जो है वो स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है, धारा 31 एविडेंस। उसके बाद नेक्स्ट है क्रॉस एग्जामिनेशन के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा है। तो सील का साक्ष्य देने वाले साक्ष्यों की क्रॉस एग्जामिनेशन की जा सकती है, गलत है, ठीक है ना। कौन सा कथन सही है, मतलब ये सही है कि सील का साक्ष्य देने वाले साक्ष्यों की प्रति परीक्षा की जा सकती है, बात सही है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 99 कौन सा वैधता यानी धर्मचक्र के अनुमान का खंडन करने के लिए रिलीवेंट नहीं है। तो बच्चे की शक्ल न तो माता से और न पिता से मिलती है। नेक्स्ट है कौन सा नियम है जो मूलभूत नहीं है, मूलभूत नहीं है यानी प्राथमिक साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, गलत बात है। तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप अब जो है कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन लेवल क्या है, क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसा है, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि आंसर इसका वो है तो उसको रिचेक किया जा सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।